हाय देयर। ज़्यादातर जो ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो वो फाइब्रॉइड की कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर हमको फाइब्रॉइड ही की कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। तो फाइब्रॉइड होता क्या है? तो फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस बिनाइन टाइप का एक ट्यूमर होता है जो कि हमारे यूटेराइन कैविटी में लाई कर रहा होता है। फाइब्रॉइड का मतलब एक गठान होती है कि भई आपको डॉक्टर जब बोलेगा कि भई आपके यूटेरस के अंदर या फिर आपकी बच्चेदानी में अगर आप एक गाँठ है, गठान है, सो उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। फाइब्रॉइड जो है उसके अलग-अलग नाम है, लियोमायोमा, मायोमा और फाइब्रोमायोमा, ठीक है? ये बनती है, ये इस तरह की गठान होती है जो कि हमारे बच्चेदानी में या फिर यूटेराइन कैविटी के अंदर मौजूद होती है। तो ये गठान किस चीज़ से बनी होती है? तो स्मूथ मसल से बनी होती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसका होने का जो चांस है ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 से लेके 45 इयर्स के बीच में है। मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर हमको ये पाई जाती है, जो कि 13 साल से लेकर 45 इयर्स तक होता है। मतलब बिफ़ोर मेनार्की ये नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल लेवल पे होते हैं, और मेनार्की के बाद में ही ये चीज़ें डेवलप होना चालू होती हैं। अब बेसिकली जो हमारा फाइब्रॉइड होता है तो वो इन तीनों लेयर्स में से बीच वाली लेयर में लाई कर रहा होता है, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। यूट्रस की 3 लेयर होती है, एक होती है पायामेट्रियम, दूसरी पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम और तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो हमने एंडोमेट्राइटिस में देखा था कि भई वो शेड ऑफ हो जाती है एवरी मंथली साइकिल में। मायोमेट्रियम जो है ये एक हमारी मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल जिसमें होते हैं, इसमें मसल्स की ये लेयर होती है, और ये लेयर के अंदर से ही हमारा जो फाइब्रॉइड है ये बढ़ना चालू होता है, ठीक है? अब इंसिडेंस देख लो तो 30% 30 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उसमें 20% लोगों को ये होता है। असिम्प्टोमेटिक 50, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो वो असिम्प्टोमेटिक रहेगा 50% ऑफ केसेस में, सिम्प्टोमेटिक रहेगा 3% ऑफ केसेस में। वाइट वुमेन्स मतलब अमेरिकन्स जो होते हैं, ज़्यादातर वाइट वुमेन्स जो होती हैं, 70% उनमें चांसेस है कि उनको होगा, और अफ्रीकन अमेरिकन जो है, अगर ऐसी कोई लेडी है तो उसको 80% चांस है कि उसको फाइब्रॉइड होगा। देन हिस्टोजेनेसिस मतलब कि भाई ये बन किस तरह से है? तो नियोप्लास्टिक सिंगल स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं, जो कि मायोसाइट्स होते हैं, वो ज़्यादातर मौजूद होते हैं मायोमेट्रियम के अंदर। मायोमेट्रियम क्या लेयर है? जो हमारी सेंट्रल लेयर है यूट्रस की, ठीक है? फिर रीजंस क्या हो सकते हैं? तो जो ज़्यादातर मायोमास जो हमारे होते हैं वो मोनोक्लोनल होते हैं, मोनोक्लोनल। देन रीजंस क्या होते हैं? तो इसका बेसिक रीज़न हमको नहीं पता कि इसका ओरिजिनल रीज़न क्या है कि भाई फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं, लेकिन जो हमारे जो बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि भाई कौन-कौन से रीज़न्स हो सकते हैं, ये किस-किस में कौन-कौन से रीज़न्स मिले हैं। तो पहले तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी 40% केसेस में मिली कि भाई 7 क्रोमोसोमल 7 एंड 17% केसेस के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी अगर 7 की है, 7th क्रोमोसोम की है, तो चांसेस है कि फाइब्रॉइड होगा। क्रोमोसोम नंबर 12 की एब्नॉर्मलिटी अगर किसी के इसमें है, इसका 12% चांसेस है कि उसको फाइब्रॉइड होगा, एंड रीअरेंजमेंट डिलीटेशन की वजह से ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं। सोमैटिक म्यूटेशंस अगर हो रहे हैं मायोमेट्रियम में, तो उसकी वजह से भी अनकंट्रोल सेल प्लॉरिफरेशन होता है। अनकंट्रोल सेल प्लॉरिफरेशन का मतलब है कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है मायोमेट्रियम के सेल्स की, किसकी वजह से? सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से। उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? तो पहला हो गया क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, दूसरी चीज़ है रोल ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ हार्मोन के अंदर कौन-कौन लोग आते हैं? तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ फैक्टर आता, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आता, एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा आता। ये 3 चीज़ें क्या करेगी? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ग्रोथ करेगी लियोमायोमा की। डायरेक्टली भी कर सकते, तीनों मिलके डायरेक्टली भी ग्रोथ कर सकते, और स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ ऑफ लियोमायोमा ईदर डायरेक्टली और बाय ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएंगे इसकी वजह से कि लियोमायोमा की ग्रोथ हो। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अगर किसी पेशेंट की है, मतलब उसके पैरेंटल और पैटर्नल और मैटरनल साइड के अंदर किसी को अगर फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, तो भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस है। फाइब्रॉइड की केस के अंदर हमको ज़्यादातर साइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर साइट इम्पॉर्टेंट है। SITE, साइट मतलब जहाँ पे कहाँ यूट्रस में किधर वो बना हुआ है, किधर वो लाई कर रहा है। साइज़ कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन हमको साइट इम्पॉर्टेंट है कि भाई वो कौन सी जगह पर है।
सो 2 जगहों पे हो सकता है, एक तो बॉडी पे हो सकता है, बॉडी ऑफ यूटेरस पे, और दूसरा सर्वाइकल मतलब सर्विक्स के पास हो सकता है। बॉडी ऑफ यूटेरस में अगर होगा तो उसको कॉर्पोरियल बोलेंगे, और उसके 3 टाइप है। इंटरस्टिशियल जो कि 75% केसेस में रहेगा, सब सीरस जो कि 10% केस में रहेगा, और सब म्यूरल जो कि 5% केस में रहेगा। इंटरस्टिशियल का कोई टाइप नहीं है, मतलब वो सीधा सीधा बॉडी में ही है। सब सीरस का 3 टाइप आ जाएंगे, एक रहेगा सब सीरस खुद, एंड ब्रॉड लिगामेंट के साथ में अगर वो जुड़ा हुआ है, ब्रॉड लिगामेंट के आसपास अगर वो है तो उसको सूडोफाइब्रॉइड बोलेंगे, और वेंडरिंग मतलब पैरासिटिक। सब म्यूकस के 2 पार्ट है, एक है सेराइल और दूसरा है सूडो पेडेंक्यूलेटेड जो कि पॉलीपी टाइप है। उसके बाद में एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल एंड लेटरल, इस तरह से ये अलग अलग पोजीशन में लाई कर सकता है सर्विक्स के अंदर। देन इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल 75% केसेस में होता है। और ये क्या होगा कि अगर बॉडी ऑफ यूटरस में ये लाई कर रहा है, मतलब ये हमारी बॉडी ऑफ यूटरस है, यहाँ पे अगर इंटरस्टिशियम यहाँ पे अगर वो लाई कर रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, आउटवर्ड और इनवर्ड उसको पुश करेंगे, तो आउटवर्ड और इनवर्ड वो पुश हुआ हुआ रहेगा। ये हो गया इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल। दूसरा है सब पेरिटोनियल और सब सीरस। सब पेरिटोनियल और सब सीरस का मतलब है ये 10% केसेस में रहेगा। सब म्यूरल मायोमा, सब म्यूरल मायोमा मतलब यही वाला, मतलब बॉडी ऑफ यूट्रस में लाई करने वाला। सो सब पेरिटोनियल और सब सीरस वाला जो टाइप है, तो इसमें इंट्राम्यूरल मतलब ये वाले जो यहाँ पे इस तरह से लटका हुआ है, मतलब यहाँ पे बॉडी ऑफ यूट्रस के सामने लटका हुआ है। इसको क्या करना है हमने, पुश्ड आउटवर्ड टूवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी, इसको आउटवर्ड पुश करना है, मतलब इसको इधर पुश करना है। इसको जब इधर पुश करेंगे तो ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी होगी, तो ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लाई करना चालू कर देगा, या तो पार्शियली या कम्प्लीटली। पूरी तरह से अगर वो पेरिटोनियल कैविटी में लाई कर रहा है तो इट अटेंड्स ए पेडेंकल, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ये पेडेंकल बन जाएगा। इस पेडेंकल को हम क्या करेंगे, पेडेंकल, ये पेडेंकल जैसा बन गया, वहाँ पे पेडेंक्यूलेटेड सब सीरस मायोमा बनेगा। इफ़ द पेडेंकल इज़ टॉर्न, और अगर ये मुड़ जाए, ये अगर टॉर्न हो जाए तो क्या होगा, इसके टॉर्न होने से वेंडरिंग और पैरासिटिक फाइब्रॉइड इसको बोलेंगे हम। ये अगर टॉर्न हो जाता है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन जो मिलता है तो वो सो इसको जो ये जो हमारा पेडेंकल है, जो पेडेंकल है जो कि पेडेंक्यूलेटेड सीरस सब सीरस मायोमा बन चुका है, तो वो अगर टॉर्न हो जाता है तो उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा होता है वो बंद हो जाता है। मतलब वो न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, ओमेंटल और मेसेंट्रिक एडेशंस की वजह से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, ठीक है। तो वो अब टॉर्न हो गया तो वहाँ पे वो पैरासिटिक फाइब्रॉइड या वेंडरिंग फाइब्रॉइड बन जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है वो पुश्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर निकलते हैं, पुश्ड आउटवर्ड इन बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर ये ऐसा गया तो यहाँ जाने के बजाय अगर ये ऐसा जाके ऐसा चला जाता तो यहाँ पे हमारा ब्रॉड लिगामेंट है। ये आपको पता ही होगा कि ये हमारी फॉलिपिन ट्यूब है, ये हमारी ओवरीज है, और ये ओवरीज को यूट्रस की बॉडी से कनेक्ट करने के लिए जो लिगामेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। अगर ये ऊपर गया तो यहाँ पे ये हमारे क्या नाम है उसका, पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम को, यहाँ पे पेरिटोनियम को जाके ये परेशान करेगा। अगर ये नीचे गया मतलब आउटवर्ड गया, आउटवर्ड भी इस पोजीशन में गया, तो यहाँ पे ये ब्रॉड लिगामेंट को तंग करेगा, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट मायोमा, जो कि फॉल्स और सूडो रहेगा। ब्रॉड लिगामेंट मायोमा जो है आर डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर। क्यों उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओवरी है। ये ओवरी का जो ट्यूमर अगर हुआ तो वो भी ग्रो करेगा, तो उसके ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट करना हमारे ब्रॉड लिगामेंट मायोमा से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि ये दोनों आसपास ही रहेंगे, और दोनों अगर एक साथ ही इनलार्ज हो गए तो फिर ये इट विल मेक अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसकी कॉज क्या करता है, तो ये हाइड्रोयूरेटर करेगा, उसके बाद में सूडो माइंग्स सिंड्रोम करेगा। सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो होते हैं वो 50% होते हैं। सब म्यूकस फाइब्रॉइड का मतलब क्या हुआ कि भाई ये हमारा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको यूट्राइन कैविटी की तरफ पुश करेंगे।
ये ऑलरेडी यूट्राइन कैविटी में चाहिए, लेकिन इसको नीचे पुश करेंगे। जब नीचे पुश करेंगे तो ये यहाँ आएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो इसको हम अंडरनीथ द एंडोमेट्रियम, इसको एंडोमेट्रियम की तरफ, एंडोमेट्रियम में लाई करने के लिए एंडोमेट्रियम में ये लाई करेगा। सो दैट इज़ दी, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड बना। ठीक है, उसके बाद में एंडोमेट्रियल कैविटी, इसकी वजह से क्या होगी कि एंडोमेट्रियम में लाई करेगा तो एंडोमेट्रियम कैविटी जो है इरेगुलर होगी और डिस्टॉर्टेड होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। देन पेडिकुलेटेड सब म्यूकस फाइब्रॉइड may try to come out। सब पेडिकुलेटेड सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे एंडोमेट्रियम से नीचे आने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ से ये जो हमारा फाइब्रॉइड है, ये फाइब्रॉइड अगर यहाँ आता है तो इसको हम यहाँ पे अगर वो आता है तो उसको सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलेंगे। मतलब एंडोमेट्रियम में लाई करने की कोशिश कर रही है। ये सपोज करो ये हमारी एंडोमेट्रियम है, तो ये एंडोमेट्रियम में लाई करने की कोशिश कर रहा। अब क्या हुआ, अब इसको पेडिकुलेटेड बनाना है तो इसको यहाँ से इस तरह से ये अगर बाहर आने की कोशिश करेगा तो ये सर्विक्स से नीचे, मतलब नीचे निकलने की कोशिश करेगा। तो उसको क्या हो सकता है, या तो इन्फेक्टेड होगा या फिर वो अल्सरेटिव होगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस रही तो ये क्या कॉज करेगा, मेट्रोरेजिया कॉज करेगा, इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस। ठीक है, सर्वाइकल जो पॉलिप्स होते हैं तो सुप्रावाजाइनल पार्ट में अगर वो रहे, सुप्रावाजाइनल पार्ट का मतलब ये है कि भाई ये हमारा यूटेरस है और यूटेरस का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वजाइना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सर्विक्स, और ये हमारी हो गई यूट्राइन कैविटी। सो सर्विक्स के नीचे वाला जो एंडिंग वाला पार्ट होता है और ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से हमारा यूट्राइन कैविटी स्टार्ट हुई, इतना हमारा सर्विक्स होता है और ये हमारी वजाइना हो गई। तो सुप्रावाजाइनल पार्ट में मतलब यहाँ पे जो क्या बोलेंगे, हमारा जो फाइब्रॉइड होता है तो वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल, दूसरा होता है सब पेरिटोनियल। ये दो तरह के फाइब्रॉइड इसमें नज़र आएंगे हमको। रेयरली पॉलीप्लॉइडल, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ये चार तरह का होता है। एक होता है इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल एंड सेंट्रल। इंटरस्टिशियल ग्रोथ में डिस्प्ले दी सर्विक्स और एक्सपैंडेड। अगर ये ग्रोथ हुई, मतलब ये अगर ऊपर यहाँ से अगर ये ऐसा ऊपर ग्रो कर रहा है या नीचे ग्रो कर रहा है तो ये क्या करेगा, सर्विक्स की जो लेंथ है, ये जो सर्विक्स की लेंथ है इसको बढ़ाएगा। और ये बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एक्सटर्नल ऑस को रिकग्नाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पैथोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड की वजह से क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है। तो यूट्रेरस के अंदर क्या करेगा, ये एनलार्जमेंट करेगा, डिस्टॉर्शन करेगा और यूनिफॉर्म डिस्टॉर्टेड बनाएगा एंडोमेट्रियम को। सो एंडोमेट्रियम अगर डिस्टॉर्टेड होती है तो यूट्रस का जब हम देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, बाय मल्टीपल नोड्यूलर ग्रोथ, डिस्टॉर्टेड शेप दिखेगा, मतलब बहुत ऐसा अजीब सा पुका दिखेगा। देन अगर सिंगल एक ही फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमको यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट दिखेगा। ठीक है, ये कट सेक्शन अगर हम देखते हैं तो स्मूथ और वाइटिश अपीयरेंस हमको नीचे दिखेगा एंड इन एब्सेंस ऑफ द जनरेटिव चेंजेस। अगर डीजनरेटिव चेंजेस वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुए अभी, तो हमको हॉर्लेट अपीयरेंस दिखेगा और ट्रेबिक्यूलेशन दिखेगा उसके अंदर, कट सेक्शन ऑफ द फाइब्रॉइड के अंदर। सेकेंडरी चेंजेस अगर फाइब्रॉइड में हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या सेकेंडरी चेंजेस हो सकते हैं, तो हाइलाइन डीजनरेशन 65%, सिस्टिक डीजनरेशन, फैटी डीजनरेशन, कैल्सिफिक डीजनरेशन, रेड डीजनरेशन, जिसके अंदर रेड डीजनरेशन होगा। देन दी एट्रोफिक नेक्रोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वेस्कुलर चेंजेस एंड सार्कोमेटस चेंजेस, इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब आ जाओ बेसिक चीज़ पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स। जब फाइब्रॉइड का पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो क्या क्या सिम्टम लेके आएगा। पहले आएगा कि वो ज़्यादातर पेशेंट जो रहते हैं वो असिम्टोमेटिक रहते हैं, मतलब 70% जो केसेस रहेंगे वो असिम्टोमेटिक रहेंगे, तो कोई सिम्टम ही नहीं रहेंगे उनके अंदर। कितनी ही बड़ी गठान क्यों ना हो उनमें सिम्टम्स नहीं रहेंगे। अगर सिम्टम वाला पेशेंट आता है, फाइब्रॉइड की गठान है, छोटी सी भी है और वो सिम्टम लेके आ रहा है, तो वो क्या सिम्टम लाएगा, AUB, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, 30% केसेस में ये नज़र आएगा। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, ये दो कंडीशंस वो लेके आएगा। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्यों होता है, मतलब इसमें क्या होगा। डिसमेनोरिया, डिस्पेरोनिया, सब फर्टिलिटी, प्रेशर सिम्टम्स जो कि 3 जगहों पे रहेंगे, ब्लैडर पे, यूरेटर पे और रेक्टम पे।
रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस किस तरह से, प्री टर्म लेबर की वजह से या मिसकैरेज की वजह से, लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा या फिर पेल्विक पेन रहेगा, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट रहेगा, ये सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आ सकता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सिम्टम्स है ये सिम्टोमेटिक पेशेंट में आएंगे जिसके फाइब्रॉइड के कंप्लेंट के साथ साथ उसके सिम्टम्स है, जो हमको हॉस्पिटल में कंप्लेंट लेकर आएगा और फिर हमने उसका फाइब्रॉइड डायग्नोस किया। असिम्प्टोमेटिक केसेस में एक्सीडेंटल लेप्रोस्कोपी के टाइम पे एक्सीडेंटली डायग्नोस होने वाले केसेस कि भाई इनको फाइब्रॉइड भी है, ठीक है। पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट का प्रोफाइल कैसा रहेगा, तो या तो वो नल्ली पैरस वुमेन रहेगी, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई होगी, एक बार भी नहीं। लॉन्ग पीरियड ऑफ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वो लेडी जिसका ऑलरेडी एक बच्चा हो, एक बार वो प्रेग्नेंट हुई हो और उसके बाद उसको एक बार भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, मतलब सेकंड टाइम पे वो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। इनफर्टिलिटी की वजह से वो कभी भी सेकंड टाइम पे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बाद उसको कभी भी बेबी नहीं रहा या वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाई। अर्लियर मैरिजेस, जल्दी शादी, अर्लियर मैरिजेस के अंदर और फ्रीक्वेंटली चाइल्ड बर्थ के अंदर ये हो सकता है। मल्टी पैरास वुमेन के अंदर हो सकता है। मल्टी पैरा मतलब बार बार जिनकी रेगुलर प्रेगनेंसीज अगर है तो 35 से 45 ईयर्स ऑफ एज के इसमें हो सकता है। टेंडेंसी ऑफ डिलेड मेनोपॉज, टेंडेंसी ऑफ डिलेड मेनोपॉज वाले कंडीशन पेशेंट्स में भी ये दिखता है, ठीक है। मेनोपॉजल एबनॉर्मलिटी, अब मेनोपॉजल एबनॉर्मलिटी किस तरह से होगी, तो मेनोपॉजल एबनॉर्मलिटी ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं होगा, ये अनएसोसिएटेड है किन फाइब्रॉइड्स के लिए, तो अगर सब सीरियस फाइब्रॉइड है, अपना ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड की वजह से, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड वाले केस में और सर्वाइकल पॉलिप के केस में, इन तीनों केसेस के अंदर कभी भी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी नहीं नज़र आएगी, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी किन में दिखेगी, तो ये ज़्यादातर हमको नज़र आने वाली है हमारे सब म्यूकस फाइब्रॉइड के अंदर और इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड के अंदर, क्योंकि ये दोनों भी यूट्रस के अंदर लाई करते, ठीक है। तो मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया का मतलब है कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही, जितना अमाउंट होना चाहिए था उससे डबल अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको मेनोरेजिया बोलेंगे। और मेट्रोरेजिया का मतलब होता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब एक बार पीरियड आया, ये 7 डेज़ का ड्यूरेशन हो गया, फिर सेकेंड टाइम पे अगले मंथ में पीरियड आना चाहिए तो नहीं, उन दोनों पीरियड्स के बीच में एक बार अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर बीच में यहाँ पे मेंसेस आया, मतलब इसमें मेंसेस हमको पता ही नहीं चले कि कब मेंसेस आए, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग की वजह से अल्सरेशन ऑफ द सबम्यूकस फाइब्रॉइड, मेनोरेजिया के केस में हमको अल्सरेशन ऑफ द सबम्यूकस फाइब्रॉइड नज़र आएगा और इसमें एसोसिएटेड सिम्टम केस में हमको ये मिल सकता है कई बार किस केसेस में कि एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है, सीए ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब आ जाओ डिस्मेनोरिया, ये हो गए कि भाई क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अब इसके साथ में अगर उसको पेन हो रहा है ड्यूरिंग मेंसेस तो क्या होगा, ये दो तरह का हो सकता है, या तो कंजेस्टिव होगा या स्पाज्मोटिक होगा। कंजेस्टिव अगर है तो पेल्विक कंजेशन की वजह से, ये एंडोमेट्राइटिस की वजह से, और अगर स्पाज्मोटिक पेन है तो एक्सट्रूशन ऑफ द पॉलिप की वजह से फ्रॉम यूट्राइन कैविटी। पॉलिप जो है वो नीचे, जो हमारा फाइब्रॉइड है वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है वजाइना के थ्रू, तो उसकी वजह से स्पाज्मोटिक पेन होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनफर्टिलिटी। अब यूट्राइन कॉजेस, तो अगर फाइब्रॉइड के केस में, इनफर्टिलिटी के केस में अगर फाइब्रॉइड भी है तो उसके लिए क्या होगा, तो एबनॉर्मेलिटी यूट्राइन केसेस में यूट्राइन कॉजेस क्या होंगे, डिस्टॉर्शन और डिस्टॉर्टेड एंड इलोंगेटेड यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी जो है वो लंबी हो गई तो उसके लिए डिफ़िकल्ट स्पर्म असेंट होगा। दूसरी चीज़ प्रिवेंटिंग rhythmic uterine contractions due to fibroid during intercourse, the impaired sperm transport, then congestion and dilatation, endometrial venous plexus जो है वो congested भी होगा, dilatation भी हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, difficult implantation होगा, atrophy and ulceration of the endometrium, इसकी वजह से क्या होगा, over a submucous fibroid, इसकी वजह से डिफेक्टिव निडेशन होगा,
मेनोरेजिया एंड डिस्पेरोनिया। देन ट्यूबल कॉजेज में क्या आ सकता है, कॉर्नियल ब्लॉक ड्यू टू दी पोजीशन ऑफ द फाइब्रॉइड, ब्लॉक हो सकता है उसकी वजह से। मार्क्ड एलोंगेशन ऑफ द ट्यूब ओवर अ बिग फाइब्रॉइड, मतलब ये जो हो गया हमारा ब्रॉड लिगामेंट के केस में हो सकता है। और एसोसिएटेड सल्पिंजाइटिस अगर किसी को है विथ ट्यूबल ब्लॉक, तो इन सब चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी में फाइब्रॉइड का जो रोल है वो दिखेगा। अगर फाइब्रॉइड जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमको मिला कि भाई इसकी वजह से प्रेगनेंसी का बार बार लॉस हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, प्रीटर्म लेबर हो रहा है या IUGR हो रहा, तो इन सारी केसेस के अंदर हमको फाइब्रॉइड चेक, मतलब फाइब्रॉइड का अगर मिलता है तो वो क्यों किस तरह से होगा, तो भाई डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा होगा, देन पुअर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, देन क्या क्या रीजन हो सकते हैं फाइब्रॉइड की वजह से, क्या क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर फाइब्रॉइड है तो क्या किस तरह से प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। रिडक्शन स्पेस ऑफ द ग्रोथ, अगर ऑलरेडी यूट्रस के अंदर वहाँ पे अगर फाइब्रॉइड की बड़ी सी ग्रोथ है तो वहाँ पे हमको प्लासेंटा भी सही तरीके से अटैच नहीं होगा और फीटस को ग्रो करने के लिए जगह ही नहीं मिलने वाली। रेड डिजनरेशन एंड टेंशन एंड टॉर्शन ऑफ द सबसीरस पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेन इन द लोअर एब्डोमेन, पेन इन द लोअर एब्डोमेन अगर फाइब्रॉइड के केस में है तो मोस्टली फाइब्रॉइड इज पेनलेस होता है फाइब्रॉइड हमेशा। लेकिन अगर कभी सिम्टम दिख रहे लोअर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो ट्यूमर हो सकता है जो कि डीजनरेशन की वजह से, टॉर्शन ऑफ दी सबसीरस पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड की वजह से, एक्सट्रूशन ऑफ द पॉलिप की वजह से, या फिर एसोसिएटेड पैथोलॉजी है तो एंडोमेट्रियोसिस और PID की वजह से हो सकता। प्रेशर सिम्टम्स जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो अगर वो फाइब्रॉइड की वजह से है तो कॉन्स्टिपेशन, डिसयूरिया और रिटेंशन ऑफ यूरिन कॉज करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कर सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड एंड कलर डॉपलर TVS हम कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर अल्ट्रासाउंड हमको हमारा जो फिजिशियन है अगर वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल रहा तो वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कि फाइब्रॉइड के कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। अगर ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हैं तो वो मायोमा का मतलब जो हमारा फाइब्रॉइड है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका कितना उसका वॉल्यूम है, कितना बड़ा है और कितनी ज़्यादा जगह उसने लिया हुआ है, कितने नंबर में है, मतलब कितने सारे फाइब्रॉइड्स अलग अलग कितनी घटाने हैं वो देखने के लिए, और एडनेक्सियल पैथोलॉजी देखने के लिए ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी हम करते। 3D सोनोग्राफी जो होती है तो वो फाइब्रॉइड की लोकेशन बताने के लिए, एक्यूरेट लोकेशन बताने के लिए, मतलब एक्चुअली वो किधर लाई कर रहा है वो देखने के लिए, मेडिकल एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट्स के लिए करते। स्लाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी जो है वो डिटेक्ट करने के लिए सब म्यूकस फाइब्रॉइड को और पॉलिप को, स्पेशली इन चीज़ों के लिए स्लाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी की जाती है। हिस्टेरेक्टोमी जो है वो सब म्यूकस फाइब्रॉइड को इन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी का कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा उसके लिए हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, जो कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड की को पता करने के लिए कि भाई सब म्यूकस फाइब्रॉइड है क्या, अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केस में। रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस अगर हो रही तो भी हिस्टेरोस्कोपी करनी ज़रूरी है। HSG जो है वो हम फिलिंग डिफेक्ट देखने के लिए करते हैं। MRI जो है वो बार बार नहीं कराया जाता, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है कि डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। हम सिर्फ ये डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं कि एडिनोमायोसिस है या फाइब्रॉइड है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको MRI कराना ज़रूरी है। लेप्रोस्कोपी जो है वो अगर लेप्रोस्कोपी सिर्फ तभी कराएंगे जब यूट्रस की साइज़ जो है वो 12 वीक से कम हो। एसोसिएटेड सिम्टम्स के अंदर पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर है तो डिफ्रेंशिएट करता है ये पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड को ओवेरियन ट्यूमर से। नॉट रिलीव्ड बाय क्लिनिकल, अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के से या USG से अगर हमको से अगर हमको ना पता चले डिफरेंस दोनों के बीच में कि पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड है या ओवेरियन ट्यूमर है, तो फिर हमको लेप्रोस्कोपी करने की ज़रूरत है। यूटेराइन क्यूरेटेज हम तब करते हैं जब पेशेंट की कंप्लेंट हो कि भाई इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, को एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी है उसके साथ में कुछ तो भी, तो उसके लिए हमको ये करना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियल पैटर्न, मतलब एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो सही है या नहीं, ये देखने के लिए एंडोमेट्रियल क्यूरेटेज करते। ये ज़्यादातर हम करते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड के केस में बाय फिलिंग बम्प, ऊपर से हम देख लेते कि भाई कितना है करके, कितना उसका ग्रोथ है।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस फाइब्रॉइड की केस में प्रेगनेंसी हो सकती है एडिनोमायोसिस, मायो हाइपरप्लेशिया, ओवेरियन ट्यूमर, टीओ मास एंड फुल ब्लैडर। लास्टली ट्रीटमेंट में हम जो हमारा फाइब्रॉइड होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो हमारी ईस्ट्रोजन के लेवल के वजह से होती है। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। सो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है तो ही ग्रोथ होती है, तो हमको जो मेडिसिन देनी है वो उनके लेवल कम करने वाली देनी है। तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन जो मेडिसिन है वो है मेफीप्रेस्टोन RG486 डेली डोज जो है 5 to 10 मिलीग्राम। लॉन्गर अगर थेरेपी ये चलती है, लॉन्ग टर्म थेरेपी के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने के चांसेस है। अगर मेफीप्रेस्टोन का डोज जो है, जो ट्रीटमेंट है, अगर वो लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए चलता है तो सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन SPRM, ये वाले मेडिसिन हम देंगे, जिसका जो मेन मेडिसिन है वो है यूलिप्रिस्टॉल। यूज़ फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीने के लिए लेना है। लॉन्ग टर्म एंडोमेट्रियल सॉफ्ट सेफ्टी अननोन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिया तो एंडोमेट्रियल सेफ्टी के बारे में अभी कुछ ऐसा पता नहीं है कि भाई वो क्या कैसे रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म यूज़ किया तो बिनाइन एंडोमेट्रियल चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलेंगे। देन लिवोनोगेस्ट्रॉल रिलीजिंग इंटर यूटेराइन सिस्टम LNGIUS, इसमें जो मेडिसिन है, इस कैटेगरी में जो मेडिसिन आती है डेनाजॉल, जो कि 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए 3 to 6 मंथ के कोर्स है इस मेडिसिन का। एडमिनिस्ट्रेशन डेली इन डिवाइडिंग डोज रेंजिंग फ्रॉम 20 to 40 मिलीग्राम फॉर 3 मंथ्स। GnRH एंटागोनिस्ट, जिसमें मेडिसिन है सेट्रोरेलिक्स और गैनिडेरिक्स। GnRH एंटागोनिस्ट जो 3 मंथ का कोर्स है, जिसमें 4 मेडिसिन है, गॉसिरेलिन, ल्यूप्रोरेलिन एंड बेसीरेलिन, नेफारेलिन। ये इतनी मेडिसिन है GnRH एंटागोनिस्ट के लिए, जो 3 महीने का जो कोर्स है। नॉन हार्मोनल ऑप्शंस के अंदर है ट्रेजेमिक एसिड, जो कि हमारी ट्रेनेजेमिक एसिड जो है TX है, ये ब्लीडिंग कम करने का काम करता है फाइब्रॉइड की केस में। देन एरामेटेज इनहिबिटर्स जो AIS है, स्टार्ट्स इन ल्यूटियल फेज, ये हमको हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज में स्टार्ट करना होता है। और ये मेडिसिन है लेप्ट्रोजोल और एनास्ट्रेजोल, ये 2 से 3 महीने का कोर्स है और इससे ब्लीडिंग जो है वो कम होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटेज इनहिबिटर, सिंथेसिस को ही प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स PSI, इसमें 2 मेडिसिन है लाइक नेप्रोक्सिन और मेफेनिक एसिड। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर इनसे मेडिसिन से अगर काम नहीं जमता है और ग्रोथ फिर भी नहीं रुक रही है और फिर भी अगर जो ब्लीडिंग का है वो भी अगर कम नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है मायोमेक्टोमी, जिसमें 4 चीज़ें आती। मायोमेक्टोमी के अंदर लेपेरोटोमी, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और रोबोटिक। देन एम्बेलोथेरेपी जो यूट्राइन आर्टरी की करेंगे। देन लेपेरोस्कोपिक लाइगेशन, मायोलाइसिस, एंडोमेट्रियल एब्लेशन और हिस्टेरेक्टोमी। ये सारी जो मेडिसिन है ये आप अपने फिजिशियन से खुद पूछकर या कंसल्ट करके ही ले सकते हो। ये सारी चीज़ें एक बार कंसल्टेशन, अगर किसी को भी ये कंप्लेंट्स है तो आप पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या ऑब्स्टेट्रिक से एक बार कंफर्म कर लो कि भाई इस तरह से मुझे किस तरह से मुझे मेडिसिन लेनी है। पर ये उसका प्राइमरी कंटेंट है कि भाई हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, तो उसका बेसिक कंटेंट ये है, लेकिन उसके रियल नेम जो है वो अलग है। तो आपके खुद के जो गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन है उससे कंसल्ट करके ही लें मेडिसिन।